नमस्कार। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन और बायोटेक्नोलॉजी की। नाउ सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, उसके बाद क्लोनिंग और वेरियस और चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम पहुँचेंगे। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये जो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इनको हम ऑफ स्प्रिंग्स भी कहते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन आप अगर देखें तो प्राइमरली इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अंतर है वो समझने के लिए मैं आपके सामने ये टेबल रख रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्राइमरली हम दो कैटेगरीज में इसको समराइज कर सकते हैं। एक तो होता है इन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तो आपको दिखेगा यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में, मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स जहाँ पर दो ऑपोजिट सेक्स आपको दिखेंगे, मेल फीमेल। रेप्टाइल्स में आपको दिखेगा, बर्ड्स में आपको दिखेगा, उसके अलावा वेरियस और एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की तो इसमें प्राइमरली ज़रूरी नहीं है कि जो सेक्सेस हैं वो डिफरेंट हो, सेम सेक्स होगा, मगर तब भी यहाँ पर दो पेरेंट्स होंगे, उसके ज़रिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे। तो अगर हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की बात करें नेचर में तो वहाँ पर आते हैं अर्थवर्म और टेपवर्म। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो वहाँ पे आपको वेरियस एग्जांपल्स दिखेंगे। फिजन में आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो। बाइनरी फिजन जो आपको बैक्टीरिया में दिखता है, या फिर मल्टीपल फिजन जो आपको एल्गी में दिखेगा। फिर होता है बडिंग, जो आई एम श्योर आपने हाई स्कूल में काफ़ी बार पढ़ा होगा इसके बारे में। हाइड्रा में आपको बडिंग दिखती है। उसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आपने काफ़ी बार लिजर्ड की टेल देखी होगी, जिस तरीके से वो अलग होती है फिर से वो रिप्रोड्यूस हो जाती है। फिर है फ्रैगमेंटेशन और फाइनली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सब फॉर्म्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ और ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर यूपीएससी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। उससे हम सीख भी सकते हैं कि जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको एग्जाम में इस्तेमाल भी कैसे करना है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप अगर देखें तो इसको हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसके अलावा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट से आइडेंटिकल होगा। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। ये एक यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, ये आप कह सकते हैं कोई वर्म है। अब इसके यहाँ पर दो ऑफस्प्रिंग हुए, इसने दो बच्चे पैदा किए अपने, दोनों के दोनों आइडेंटिकल होंगे टू देयर पेरेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी क्रोमोसोम्स जो इसके ऑफस्प्रिंग्स को मिल रहे हैं वो सिर्फ एक ही पेरेंट से आ रहे हैं। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मेल अपना स्पर्म देगा, फीमेल एग प्रोवाइड करेगी, या दोनों के दोनों 23 क्रोमोसोम्स प्रोवाइड करेंगे। फिर जाइगोट में 23 मिलकर 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। तो बेसिकली आप आज के टाइम में खुद को देखो तो आप में आपके फादर के भी फीचर हैं, आपके मदर के भी फीचर हैं, मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक सिंगल पेरेंट है तो उसका जो भी यहाँ पे ऑफस्प्रिंग होगा, ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल कॉपी होगी ऑफ देयर पेरेंट। नाउ इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमने अभी डिस्कस किए चीज़ें, इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स अभी हमने डिस्कस किया था। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक फॉर्म है। इसमें क्या होगा कि एक प्लांट है, आपने एक प्लांट का स्टेम काट दिया, उस स्टेम को आपने ज़मीन में आपने उसको प्लांट कर दिया, उसको आपने नर्चर किया, सनलाइट प्रोवाइड करी और आपने पानी प्रोवाइड किया, तो वो जो स्टेम है फिर से ग्रो ना स्टार्ट हो जाएगा और जो उसका पेरेंट प्लांट था वैसा, बिल्कुल वैसा आइडेंटिकल वो बन जाएगा। सिमिलर चीज़ आप पोटैटो के साथ कर सकते हैं। तो बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है इन प्लांट्स। अब इसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है।
पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वायरस। थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर। देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट का बिल्कुल ट्विन क्लोन होगा, बिल्कुल क्लोन ही होगा उसका। ये एक नेचुरल तरीके से हम क्लोन बना रहे हैं, ठीक है, नेचुरल तरीके से एक क्लोन बन रहा है। तो बिल्कुल अगर एक सिंगल पेरेंट प्लांट है, उसके आप स्टेम्स काट के उसको आप ज़मीन में प्लांट करते हैं और वो स्टेम्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बिल्कुल वो अपने पेरेंट प्लांट के क्लोन ही होंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक बात है। अब हम पहले बात करते हैं स्टेटमेंट थर्ड की, स्टेटमेंट 2 से पहले। स्टेटमेंट 3 में लिखा हुआ है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर। ये बात भी बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे कि कोई बंदिश है कि साल के इस टाइम ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इट कैन बी प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल ही गलत है, एक्चुअली ऑपोजिट है रियलिटी की। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए अगर प्लांट में कोई वायरस है वो एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब कि अगर पेरेंट प्लांट में कोई वायरस था तो उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हो रहे हैं, बाद में जो पॉपुलेशन फैल रही है, उसमें वो वायरस नहीं रहेगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका उल्टा होता है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। क्योंकि देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पेशली आप अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप अगर देखोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम यही होती है कि अगर जो पेरेंट प्लांट है उसके डीएनए में, उसके जीन में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जेनेटिकली वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ वायरस ने वहाँ पे उसको इन्फेक्ट कर रखा है, तो होगा क्या कि जो इसके ऑफस्प्रिंग होंगे, जो प्लांट और यहाँ पे पैदा होंगे, उनमें भी सिमिलर वायरस पाया जाएगा। तो इस तरीके से वायरस कभी भी एलिमिनेट नहीं होगा, वायरस बस फैलता जाएगा। जितनी पॉपुलेशन फैलेगी उतना ज़्यादा वायरस फैलेगा। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई हमारी। हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पे सी, स्टेटमेंट 1 और 3 आर करेक्ट। नाउ एसेक्सुअल के बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया क्या होगा, एक मेल है, एक फीमेल है। फीमेल एग प्रोवाइड करेगी, मेल की तरफ से स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगी। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ब्लास्टोसिस्ट का। अभी के लिए बस याद रख लो, अभी इस पर मैं ज़रा आपको अभी कुछ बताऊंगा नहीं, कुछ मिनट्स बाद जब ये लेक्चर आगे जाएगा तो ब्लास्टोसिस्ट काफ़ी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये जान लो, मेल फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन है स्पर्म एग का वो मिला, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले बनता है एक जाइगोट, ठीक है, जाइगोट में सिर्फ 1 सेल होता है। फिर उसके बाद सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है, एक सेल के 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, फिर ऐसे डिवीजन होकर सेल के टिश्यू बन जाते हैं, ऑर्गन्स बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। आज आप एक ऑर्गेनिज्म है और आपके अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जब इनिशियली जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन हो रहा था, तो सेल डिवीजन होते हुए जब 16 सेल्स हो जाते हैं, उसके बाद जो अगला स्टेप आता है ना, वो होता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ये बेसिकली 4 से 5 दिन के आसपास फॉर्म हो जाता है इन द मदर्स वूम ऑफ कोर्स। और इसके बारे में अभी बस जान लो, ये एग्जिस्ट करता है, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द ऑफस्प्रिंग सो प्रोड्यूस्ड आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होगा, मतलब कि आप आज के टाइम में खुद को देखो, आप कंप्लीटली अपने फादर से आइडेंटिकल नहीं हो, फादर से काफ़ी हद तक आप डिफरेंट होगे इन ट्रेड्स, वेरियस तरीके से। मदर से भी आप काफ़ी हद तक डिफरेंट होगे, हाँ, आपने उन दोनों से ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल है टू द पेरेंट और पेरेंट्स। उसके अलावा अगर हम टाइम की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में वैसे ही किसी प्रीलिम्स के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकते हैं कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा तेज़ होती है, स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आपको बताना चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ फास्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी हद तक टाइम लगता है। अब अभी तक हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। अब यहाँ पे आती है बात के बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पर क्या रोल है। रिप्रोडक्शन के फील्ड में बायोटेक किस तरीके से ह्यूमन बींग्स की मदद करती है और बायोटेक्नोलॉजी किस हद तक डेवलप हो चुकी है आज के टाइम में इन दिस रिगार्ड। देखो, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक वी कैन क्रिएट आर्टिफिशियल कंडीशंस फॉर रिप्रोडक्शन टू हैपन इन ए कंट्रोल्ड लैब एनवायरनमेंट फॉर वेरियस रीजंस। आज के टाइम में हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है बिकॉज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी और जो रिसर्च हुई है कि हम लोग आर्टिफिशियल कंडीशन में, मतलब कि एक लेबोरेटरी में, एक कमरे में हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो सिर्फ एक टाइम में फीमेल के वूम में या फिर अगर कोई एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो अपने उसका जो प्रोसेस है नेचुरल प्रोसेस उसमें ही सीमित रहता था, हम उसको लेबोरेटरी में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, वाई डू वी डू दिस, इसके मैंने यहाँ पर रीजंस लिखे हैं। पहली बात तो प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड स्पीसीज क्विकली एंड ऑन ए लार्ज स्केल विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ नेचुरल रिप्रोडक्शन। अब काफ़ी बार नेचुरल रिप्रोडक्शन में आपको वेट करना पड़ता है, नेचर टेक्स इट्स कोर्स। मगर मान लीजिए एक प्लांट है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, आपको लार्ज क्वांटिटीज़ में उसके चाहिए नंबर्स, कुछ आपको उसका सेल करना है, उसका इंडस्ट्रियल यूज़ होना है, तो वहाँ पर आप बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके उसके नंबर्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा करेक्टिंग जीन्स पे भी हम बायोटेक का इस्तेमाल करते हैं कि अगर मान लीजिए एक पेरेंट प्लांट है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें वायरस है, ठीक है, प्रॉब्लम है कि डीएनए में कुछ इशू है उसके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो प्रॉब्लम है जीन की वो सही कर सकते हैं, या फिर जो ट्रेट हमको वहाँ पर चाहिए वो हम ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्लांट का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी हेल्दी पैदा हो जाएगा। जो एक चेन चलती आ रही थी प्रॉब्लम की, उसको हम फाइनली तोड़ सकते हैं। उसके अलावा ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में जो प्रॉब्लम होती है इनफर्टिलिटी की, कुछ लोग होते हैं बच्चा पैदा नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा हम बहुत ही लार्ज स्केल पर बायो इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अभी बस आपको बता रहा हूँ, ये हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं हो क्या सकता है, अभी सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फाइनली वी कैन यूज़ इट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन रिप्रोडक्शन एरिया। तो ये सब चीज़ें हमको बताती है कि बायोटेक का रोल इन द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्शन इमेंस है। नाउ अब बायोटेक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोनिंग, इसकी हम बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो, एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नोन एज क्लोन। एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी अगर कोई होगी तो उसको हम कहेंगे ये एक क्लोन है। और जो प्रोसेस होता है क्लोन प्रोड्यूस करने का उसे हम कहते हैं क्लोनिंग। ये आपने साइंस फिक्शन मूवीज़ में काफ़ी देखा होगा, ह्यूमन बींग्स की क्लोनिंग वहाँ पे दिखाते हैं, मगर रियल लाइफ में ह्यूमन बींग्स की क्लोनिंग कंट्रीज़ में बैंड है फॉर एथिकल रीजंस। हम ह्यूमन बींग्स को क्लोन नहीं करते फॉर एथिकल पर्पसेस। नाउ क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो ये वेरियस लेवल्स में होती है। जीन क्लोनिंग होती है, सेल क्लोनिंग, माइक्रोबियल क्लोनिंग, प्लांट क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग। और क्लोनिंग प्राइमरली दो तरीके से होती है। एक तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन जो हमने किया था यूपीएससी वाला, उसमें मैंने आपको बताया, एक तो नेचुरल तरीका होता है क्लोनिंग का जो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलेगा ही, जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो नेचुरल क्लोन ही होंगे अपने पेरेंट के, ठीक है। तो ये तो हो गया नेचुरल तरीका क्लोनिंग का। फिर होता है आर्टिफिशियल तरीका क्लोनिंग का, जो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एक लैबोरेटरी के कमरे में बहुत ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल की अगर हम बात करें तो नेचुरल अकर्स इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गाई, उसके अलावा वेजिटेटिव मल्टीप्लाइंग प्लांट्स,
एक्सेट्रा, ठीक है, हमने बात कर ली। आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें तो इट इज़ डन बाय कॉपिंग फ्रैगमेंट्स और कंप्लीट डीएनए और सेल। ये थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ ये है क्या। देखो, आर्टिफिशियल क्लोनिंग के फील्ड में प्राइमरली ये चीज़ें आती हैं, जीन क्लोनिंग, सेल क्लोनिंग। नाउ जीन क्लोनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये हम अचीव करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग बोथ आर द सेम थिंग, in which desired gene is cut and introduced in a vector to produce multiple copies of the gene which can be used for various purposes। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जीन एडिटिंग करते हैं। जीन का अगर हमको कोई डिज़ायर प्रोडक्ट है, डिज़ायर ट्रेट है, वो हम कट कर लेते हैं और उसके ज़रिए हम मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे कोई प्लांट है या फिर कोई अगर एनिमल है, उसकी प्रोडक्टिविटी हम काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग इम्यून रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट पैथोजन। इस पर अभी और आगे बात करेंगे। फिर है सेल क्लोनिंग। सेल क्लोनिंग इज डन बाय मल्टीप्लाइंग कॉपीज ऑफ द सेम सेल विच कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। सेल क्लोनिंग का जो ज़्यादातर काम होता है वो आपको दिखेगा स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड सेल स्टडीज, बायोकेमिकल एनालिसिस या फिर क्लोनिंग ऑफ आरडीएनए। नाउ फिर आती है बात माइक्रोबियल क्लोनिंग की। माइक्रोबियल क्लोनिंग इज डन बाय इंड्यूसिंग ए डिजायरेबल जीन in a microbe or to produce bioproducts for therapeutical and industrial biochemicals like insulin, starch, enzyme। तो ये जो माइक्रोबियल क्लोनिंग है प्राइमरली हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, और आज के टाइम में इसकी एक $multi-million इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है। फिर होता है प्लांट क्लोनिंग। प्लांट क्लोनिंग इज डन बाय टिश्यू कल्चर एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन बी यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेज। जैसे कि आपको प्रोडक्शन जो है वो बढ़ानी है, आपको वैरायटी बढ़ानी है प्लांट्स की, तो वहाँ पे आप प्लांट क्लोनिंग का यूज़ करोगे। फिर होता है एनिमल क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर इन विच फ्यूजन ऑफ टू सेल्स फ्रॉम द पेरेंट एनिमल फ्यूजिंग आर्टिफिशियली रिजल्टिंग इन ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन विच इज़ देन इम्प्लांटेड इन द मदर। देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ इसमें हम क्या करते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम एनिमल का क्लोन बना रहे हैं, ठीक है। मान लो एक यहाँ पर शेर है, ठीक है, एक लॉयन है, उसी लॉयन का आपको आइडेंटिकल क्लोन चाहिए, तो आप कैसे करोगे? हाउ विल दैट हैपन? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर जो फीमेल है जो पूरा प्रोसेस पूरा करेगी, यहाँ पर ऑफ कोर्स एक लॉयनेस है, तो उसका आपको यहाँ पर एग चाहिए होगा, ठीक है। तो एग सेल हम लेंगे फ्रॉम द डोनर्स बॉडी, और सबसे पहले उसमें से जो न्यूक्लियस है वो हम निकाल देंगे। ये पढ़ाई हम कर चुके हैं पहले दूसरे मैंने लेक्चर में आपको बता दिया था अच्छे से कि सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने सेल है, इसके अंदर हो गया एक न्यूक्लियस, ठीक है। ये एग सेल की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो न्यूक्लियस है सेल के बीच में, इसको निकाल देंगे, ठीक है। द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड। फिर उसके बाद सोमैटिक सेल लेंगे सब्जेक्ट बॉडी का, जो शेर है जिसका हम चाहते हैं एग्जैक्ट क्लोन हम प्रोड्यूस करें, तो उस शेर का एक सोमैटिक सेल लेंगे। सोमैटिक सेल मैंने आपको बताया था बहुत ही आसानी से आप दे सकते हो। अगर मैं आपसे आपका सोमैटिक सेल मांगता हूं तो आपको कुछ नहीं करना, अपना जो बाल है, हेयर स्ट्रैंड, वो आप तोड़ के दे दो, ठीक है। अपनी स्किन का एक छोटा सा पार्ट मुझे दे दो, ब्लड दे दो, तो सब में सोमैटिक सेल मिल जाएगा और मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट की यहाँ पे हम क्लोनिंग कर रहे हैं उसका एक सोमैटिक सेल लेंगे, मतलब कि शेर का कहीं से भी आप बाल वगैरह कुछ ले लो, उसमें से आप सोमैटिक सेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब उस सोमैटिक सेल के अंदर आप अगर सर्च करोगे, रिसर्च करोगे प्रॉपरली, तो उस सोमैटिक सेल के अंदर भी आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, वो न्यूक्लियस निकाल कर इस एग सेल में डाल दोगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इस एग सेल को आप फीमेल के अंदर डाल दोगे और इस तरीके से क्लोनिंग होगी। जो यहाँ पर पैदा होगा शेर, वो आइडेंटिकल क्लोन होगा जिस शेर का हमने सोमैटिक सेल लिया था, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अब जो क्लोनिंग होती है इसके भी दो टाइप होते हैं,
ठीक है। एक तो होती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जो हमने जिसकी अभी बात करी थी। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में हम क्या करते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, इट इज इम्प्लांटेड इनटू मदर्स यूट्रस फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। अब ये मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस हम निकाल के सोमैटिक सेल से एग सेल में डाल देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि सेल को हम वापस डालने से पहले, यूट्रस में वापस डालने से पहले कुछ इसको डेवलप भी करेंगे। ये सेल जब तक ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन जाता, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी ना, याद होगा आपको। तो जब ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन जाता तब तक हम इसको डालते नहीं है, ब्लास्टोसिस्ट को डाला जाता है। फिर अगेन वो मदर्स वूम में एक नेचुरल तरीके से एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक प्रॉपर क्लोन बन जाता है उस शेर का जिसका हमने सोमैटिक सेल लिया था। तो ये तो हो गया रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का सिस्टम। फिर होता है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं टू हार्वेस्ट स्टेम सेल्स फ्रॉम इट। इसमें हम क्या करते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट लेते हैं। इसमें सेम यही हो, अभी तक जो मैंने आपको बताया ना कि हमने एग सेल लिया, ठीक है। एग सेल में जो न्यूक्लियस था, जो फीमेल का था, वो हमने निकाल दिया। उसकी जगह जो यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसकी हम क्लोनिंग करना चाहते हैं, उसका न्यूक्लियस ले लिया किसी भी सोमैटिक सेल से और उसको हमने यहाँ पर डाल दिया। तो उसके बाद हमने इसको डेवलप किया, थोड़ा सा इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, इसको ग्रो करने का हमने माहौल दिया इन ए लैब एनवायरनमेंट। उसके बाद हम इस ब्लास्टोसिस्ट को, जो ये ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो गया, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया यहाँ पर, इसको हम किसी फीमेल की बॉडी में इंसर्ट नहीं करेंगे। इसको हम एक लैबोरेटरी में रखेंगे। लैबोरेटरी में इसको इस तरीके से रखेंगे कि इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। जिस तरीके का एनवायरनमेंट इसको बॉडी में मिलना था, वैसा एनवायरनमेंट हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे और उसके ज़रिए हम हार्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे स्टेम सेल्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गन्स बनाने के लिए ना। जो मैंने आपको भी पढ़ाई कराई है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आप देख पाएंगे यहाँ पे विजुअल्स में। ये आपके सामने एग्जाम्पल है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग का और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से याद रख लेना, अगर हमको क्लोनिंग के ज़रिए हमको ऑर्गन्स को क्लोन करना है तो ये सब होगा थेरेप्यूटिक क्लोनिंग के अंडर। जो ज़रा मेडिसिनल यूज़ होता है ना मेडिसिन में या फिर पेशेंट्स के लिए, वो हम थेरेप्यूटिक क्लोनिंग के ज़रिए करते हैं। रिप्रोडक्टिव में तो आपने सीधा सीधा एक क्लोन बना दिया, एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। ये मैंने आपको भी बता दिया कैसे होता है। अब हम बात करते हैं थेरेप्यूटिक क्लोनिंग की। अब मान लीजिए कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसको किडनी की प्रॉब्लम है। अब किडनी उसकी एक काम नहीं कर रही, काफ़ी उसको वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं और किडनी का ट्रांसप्लांट करना होगा उसका। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि अब किडनी का मान लो कोई डोनर मिल गया, कोई आदमी कहता है कि मैं इसको अपनी किडनी दे दूंगा, मगर तब भी एक इशू ये भी है कि जो आदमी अपनी किडनी दे रहा है उसकी किडनी क्या जो बीमार आदमी है उसकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि काफ़ी बार चांसेस होते हैं कि डोनर मिल जाता है, डॉक्टर वगैरह सब कोशिश करते हैं कि जो किडनी उसकी ख़राब है वो रिप्लेस कर दी जाए, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए सक्सेसफुली, मगर जो बॉडी है वो नई किडनी एक्सेप्ट नहीं करती और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। चांसेस होते हैं ऐसा होने के, मगर ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं थेरेप्यूटिक क्लोनिंग से। इसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट के सेल का यूज़ करके हम पेशेंट की किडनी बना सकते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्म होता है, लेबोरेटरी में ही होगा। आप सेल लेंगे और किडनी का ही सेल लेंगे और उसको आप बस ग्रो करेंगे लैब एनवायरनमेंट में, और बिल्कुल उसका कुछ भी चाहे ब्लड, मसल, नर्व, टिश्यू, कुछ भी आप चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्लोनिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जो है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया, मेथड में आपको बता चुका हूँ। एक एग्जाम्पल इसका ये है कि एनिमल रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग इज़ यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस सच एज हाई मिल्क यील्डिंग काउ क्लोन्स हेल्पिंग टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। मान लो एक काउ है, उस काउ में मिल्क देने की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि उसके क्लोन हो, तो उस एनिमल के वेरियस हम क्लोन पैदा कर सकते हैं इस टेक्निक से, और बिल्कुल उससे जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ह्यूमन बींग्स की क्लोनिंग तो हम करते नहीं हैं। फिर हम आते हैं थेरेप्यूटिक क्लोनिंग की।
तो ये एक मेथड होता है टू मेक क्लोन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गन फॉर मेडिकल पर्पस, जो मैंने आपको भी बताया। इसको हम सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इससे हम डिजीजेस भी क्योर कर सकते हैं। उसके अलावा वी कैन जनरेट कंपैटिबल और हेल्दी ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि खुद के सेल से जो ऑर्गन बने होंगे ऑब्वियसली बात है बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करने वाली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी टेक्निक, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस आ रहे थे जहाँ पर कोई भी अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता था तो जो रिसीवर की बॉडी होती थी उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी और उससे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते थे। नाउ अब हम लोग बात करते हैं स्टेम सेल्स के बारे में, ये बेसिकली है क्या, और फिर एक यूपीएससी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। स्टेम सेल की अगर हम बात करें तो काफ़ी बार आप देखोगे बुक्स में लिखा होता है स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज्ड सेल, अनस्पेशलाइज्ड। मैंने आपको बताया था ये बात, मैं लेक्चर 1 से आपको समझा रहा हूँ कि इनिशियली जब एक स्पर्म और एक एग मिलता है उसके बाद एक जाइगोट बनता है, एक सेल हुआ, फिर उसके बाद सेल डिवीजन होता है, सेल बढ़ते रहते हैं, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट आता है, फिर आगे की स्टेजेस आती हैं, सेल टिश्यू बनती हैं, फिर वेरियस आपके ऑर्गन्स बनेंगे, आपका दिमाग बनेगा, आपकी किडनीज बनेगी, लीवर, दुनिया भर की चीज़ें सारी इनिशियली सेल से ही बनी है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि हालांकि सेल जो है ज़्यादातर सारी जो बॉडी के, वहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा, वहाँ पे क्रोमोसोम्स होंगे, वो चीज़ कॉमन है। मगर आप अगर अपने दिमाग के सेल को देखोगे और अपने किडनी के सेल को देखोगे तो वहाँ पे आपको कुछ वेरिएशन मिलेगी। दिमाग का सेल कुछ हद तक डिफरेंट होता है, माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, वो दिमाग के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ठीक है, वो उसी ऑर्गन के हिसाब से वो काम कर रहा होता है, तो कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टेज की जब सेल स्पेशलाइज्ड नहीं हुआ, सेल अभी भी अनस्पेशलाइज्ड है, उसने डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट नहीं किया, अभी भी वो काफ़ी अर्ली स्टेज पे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पर सेल को यूज़ करेंगे। उस सेल को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। हम प्रॉपर लैबोरेटरी कंडीशन में उस स्टेम सेल को जो अभी अनस्पेशलाइज्ड है उससे हम नर्व सेल बना सकते हैं, हम ब्लड सेल बना सकते हैं, हम मसल टिश्यू बना सकते हैं, हम वेरियस चीज़ें कर सकते हैं जो हम इवेंचुअली मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो स्टेम सेल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट, इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टेम सेल की अगर हम बात करें तो दे कैन बी सोर्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक सेल, ये हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट और ये प्लूरीपोटेंट होते हैं। फिर उसके अलावा सोमैटिक और एडल्ट स्टेम सेल से भी ये सोर्स किए जाते हैं, ठीक है। दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड आर नॉट प्लूरीपोटेंट, ये प्लूरीपोटेंट नहीं होते। नाउ स्टेम सेल 2012 में काफ़ी हद तक न्यूज़ में थे, क्यों? क्योंकि दो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट को नोबेल पीस प्राइज इन फिजियोलॉजी मिला था बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग स्टेम सेल। तो इनका नाम था यहाँ पे शिन्या यामानाका और जॉन गोर्डन, ये इनकी फ़ोटो है यहाँ पर। और यहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से स्टेम सेल से हम ऑर्गन बना सकते हैं। ये आपके सामने स्टेप 1 है, आइसोलेट सेल्स फ्रॉम पेशेंट, जैसे कि कहीं से भी आपको सेल मिल रहा है उसको आपने आइसोलेट कर लिया। उसके बाद ट्रीट सेल विद रीप्रोग्रामिंग फैक्टर्स, कुछ हफ्तों के लिए वेट करना होता है, लेबोरेटरी में रहेगा सेल, इस टाइम लेबोरेटरी में रहेगा, उसको आप न्यूट्रिएंट्स दोगे, सही एनवायरनमेंट दोगे। उसके बाद क्या होगा कि आप चाहो तो उस सेल का कार्डियक मसल सेल, गट सेल, ब्लड सेल, किसी भी दिशा में उसको ले जा सकते हैं। आज के टाइम में साइंटिस्ट के पास इतनी कैपेबिलिटी है और ये साइंस अभी डेवलप हो रही है और आने वाले टाइम में ये और डेवलप होती रहेगी, इसमें काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो स्टेम सेल की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पे है? पहली बात तो सेल थेरेपी में, एडल्ट स्टेम सेल कैन रिप्लेस लॉस्ट सेल इन बोन मैरो एंड मसल्स। ऑर्गन रिप्लेसमेंट में स्टेम सेल कैन बी यूज टू जनरेट सेल्स एंड टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडीज टू ट्रीट वेरियस डिजीजेज, ज़्यादातर मेडिसिनल पर्पस ही होता है इसका। उसके अलावा क्योर अगेंस्ट डिजीजेज और डिजीज़ मॉडलिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक डिजीज्ड सेल को स्टडी कर सकते हो और उस सेल को स्टडी करके
उससे फाइट करने के लिए जो आपको ड्रग्स चाहिए, जो आपको स्क्रीनिंग चाहिए, वो आप बना सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, एक फ़ायदे हैं स्टेम सेल के। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2012 में। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं स्टेम सेल से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। विद रेफरेंस टू स्टेम सेल्स फ्रीक्वेंटली इन न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट ये है कि स्टेम सेल आप डिराइव कर सकते हो, मतलब कि आप प्राप्त कर सकते हो सिर्फ मैमल से। ओके। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स। नए ड्रग्स को स्क्रीनिंग के लिए भी आप ये स्टेम सेल यूज कर सकते हो। फाइनली स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर मेडिकल थेरेपीज। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि सिर्फ मैमल से ही हम स्टेम सेल डिराइव कर सकते हैं, और ऑर्गेनिज्म से भी हम स्टेम सेल डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वो आगे डेवलप होगी। नाउ आगे हम पढ़ते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी में इन विच इनिशियल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज सिमुलेटेड अंडर लैबोरेटरी कंडीशन। इसमें इनिशियली जो प्रोसेस है वो हम लैबोरेटरी में करते हैं, बाद का प्रोसेस जो एक ह्यूमन फीमेल का वोम होता है उसमें पूरा किया जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय स्पर्म आउटसाइड द मदर्स बॉडी। नेचुरल तरीका होता है कि यहाँ पे कोई लैबोरेटरी यूज़ होती नहीं है, मेल फीमेल आपस में ही स्पर्म एग मिला लेते हैं। मगर हम IVF में क्या करेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है एग की बाय द स्पर्म, ये एक लैबोरेटरी में होगी। ठीक है, अंडर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और बायोकेमिकल कंडीशन। द रिजल्टेंट जाइगोट मैंने बता दिया, सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। जो जाइगोट बनेगा स्पर्म और एग का, उसको हम कल्चर करेंगे। कल्चर मतलब कि उसको हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, उसको बहुत ही मैं कहूँगा अनुकूल एनवायरनमेंट में रखेंगे लैबोरेटरी में, करीब 2 से लेकर 6 दिन तक इन एक ग्रोथ मीडियम। देन उसको हम जो फीमेल यूट्रस है वहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे विद द इंटेंट टू एस्टैब्लिश अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। बाकी का जो प्रोसेस होगा वो जैसे एक नेचुरल प्रोसेस होता है बर्थ का, वैसे ही कंप्लीट होगा। तो रिप्रोडक्शन इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, बट समटाइम्स ये फेल भी हो जाता है क्योंकि ब्लॉक्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, नॉन रिस्पॉन्सिव ओवरीज होती है फीमेल में, मार्जिनल सीमेन क्वालिटी या फिर क्वांटिटी होती है मेल में, ये भी एक चांस हो सकता है, या फिर अगर कोई बीमारी हो तो उसकी वजह से भी ये जो प्रोसेस है फेल हो सकता है। सो ये आपके सामने पूरा प्रोसेस है IVF का, किस तरीके से काम करता है। स्टेप 1, द वुमेन इज गिवन हार्मोनल ट्रीटमेंट टू स्टिमुलेट एग प्रोडक्शन। तो पहली बात तो उनको हार्मोन ट्रीटमेंट देते हैं जिससे जो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पर एग प्रोड्यूस हो। उस एग को हम बाहर निकालेंगे। मल्टीपल एग्स आर टेकन फ्रॉम द वुमेन्स ओवरीज। उसके बाद एक लेबोरेटरी में इन द लैब द एग्स आर मिक्सड विद द मैन स्पर्म इन कल्चर डिश टू बिकम फर्टिलाइज्ड। तो ये हम डिश लेंगे, यहाँ पर एग और स्पर्म दोनों को मिक्स करेंगे और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे कि जिससे ये आपस में मिल जाए। उसके बाद द फर्टिलाइज्ड एग्स और एम्ब्रियोज आर प्लेस्ड इन एन इनक्यूबेटर फॉर 48 आवर्स। 48 आवर्स के लिए हम उनको एक इनक्यूबेटर में रखेंगे। फाइनली जो एम्ब्रियोज हैं उनको प्लांट किया जाता है एक वुमेन के यूट्रस के अंदर। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, IVF हम प्राइमरली यूज़ करते हैं मेल फीमेल इनफर्टिलिटी के दौरान। अगर कोई ऐसा इशू है तो उसमें हम IVF का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक कपल को बच्चा मिल पाए। उसके अलावा विदाउट यूजिंग डोनर एग और स्पर्म, DNA ऑफ द जाइगोट विल बी ऑफ इंटेंडेड पेरेंट्स ओनली। तो ये भी एक इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो इससे काफ़ी बार अनडिजायर्ड मल्टीपल बर्थ्स भी हो जाते हैं। उसके अलावा ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम भी हो जाता है काफ़ी बार, और कुछ और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बस यही याद रख लेना कि IVF काम कैसे करता है, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर हम आते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी पर। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है?
टेस्ट ट्यूब बेबी रेफर्स टू अ चाइल्ड कंसीव्ड आउटसाइड द वुमेन्स बॉडी थ्रू IVF टेक्निक। ये हम क्या कर रहे हैं, एक वुमेन की बॉडी के बाहर कंसीव किया जा रहा है एक बेबी IVF टेक्निक के जरिए। तो इसको डेवलप किया था रॉबर्ट जी एडवर्ड्स ने, और बाद में इसमें पैट्रिक सी स्टेप्टो ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। दोनों ग्रेट ब्रिटेन के थे। द टेक्निक वॉज डिवाइज टू हेल्प इन केस ऑफ डैमेज फीमेल्स फेलोपियन ट्यूब्स और व्हेन मेल स्पर्म काउंट इज़ वेरी लो। सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी देखा गया था 1978 में, और ये आप देख सकते हैं, ये एक न्यूज़पेपर कटआउट है उस बेबी का। नाउ सरोगेसी की अगर हम बात करें तो व्हेन अ वुमन कैरीज अ बेबी फॉर अ कपल हु इज़ अनएबल टू कंसीव और कैरी अ चाइल्ड देमसेल्व्स, खुद वो चाइल्ड कैरी या कंसीव नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे हम सरोगेसी का इस्तेमाल करते हैं। तो सरोगेसी की भी टाइप होती है, एक होता है ट्रेडिशनल सरोगेसी वेयर द सरोगेट इज रिलेटेड टू द बेबी एंड बिकम्स प्रेग्नेंट बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया लेबोरेटरी में हम स्पर्म और एग को मिला देते हैं कल्चर डिश में, तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल सरोगेसी। होस्ट सरोगेसी में क्या होता है, व्हेन द सरोगेट इज नॉट रिलेटेड टू द बेबी, इन दिस मेथड सरोगेट जस्ट प्रोवाइड्स कॉन्जेनियल मीडियम और वूम टू द बेबी। तो स्पर्म और एग टेकन फ्रॉम द मदर और फादर थ्रू IVF टेक्निक, और उसके बाद हम बेसिकली जो यहाँ पर फीमेल है उनके यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और वो बर्थ देती है टू द बेबी। तो ये है सरोगेसी। फिर हम बात करते हैं 3 पेरेंट बेबी के बारे में। देखो, व्हेन द मदर कैरीज अ डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल DNA, it can express and transmit a disease to the offspring। तो 3 पेरेंट बेबी में प्राइमरली हमारा फोकस ये होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है, उसको कोई डिजीज अफेक्ट ना करे, ठीक है। टू सप्रेस दिस अफेक्ट, अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज रिप्लेस्ड बाय अ हेल्दी वन टेकन फ्रॉम अ डोनर। तो इसमें बेसिकली हम यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके जो एक अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल DNA है उसको रिप्लेस कर देंगे हेल्दी वन से। जो DNA प्रोवाइड कर रहा है वो थर्ड पर्सन हो गया, और इस पूरे 3 पेरेंट बेबी के प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये याद रख लेना। और दुनिया का जो पहला 3 पेरेंट बेबी था वो पैदा हुआ था मैक्सिको में सन 2016 में। यूनाइटेड किंगडम पहला देश था जिसने इसको लीगलाइज किया था। और 3 पेरेंट बेबी का एक और नाम है जो मीडिया में यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डिज़ाइनर बेबीज़। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर, रिप्रोडक्शन एंड बायोटेक्नोलॉजी।